जय हिंद प्यारे बच्चों। नए सत्र की जीव विज्ञान की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जीवों में जनन। तो हम पहला प्रकरण लेते हैं, जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो जीवन अवधि कुछ जीवों की हमने यहाँ पर दिखाई गई है, इनको आप देख लें, याद कर लें। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाए। जैसे कि हाथी की जो जीवन अवधि है वो कैसी है? 65 साल है। गुलाब की 10 साल, कुत्ते की 20 से 30 साल, तितली की 1 से 2 हफ्ते, कौए की 15 साल, केला 25 साल, गाय 25 साल, तोता 140 साल, घड़ियाल या मगरमच्छ 60 साल, घोड़ा 50 साल, मक्खी 1 माह और गन्ना 4 माह, कछुआ 100 से 150 और जो आपका बरगद का पेड़ है 300 साल। अब हम बात करेंगे जनन की। जनन क्या है? जनन एक जैवीय प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है, अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि अपने वंश को आगे बढ़ा सके। कोई भी जीव इस संसार में अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए है कि हमारा जो वंश है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इस संसार में। इसके बाद हम बात करेंगे जनन के प्रकार की। तो जीवों की सहभागिता के आधार पर हमने जनन को 2 प्रकारों में बांट दिया है अध्ययन के लिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव की सहभागिता पाई जाती है। इसका मतलब यह है केवल एक ही जीव पर्याप्त है इस प्रकार के जनन को करने के लिए। दूसरे प्रकार का जनन है लैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में विपरीत लिंग धारण करने वाले जंतु भाग लेते हैं तथा दोनों नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है जिससे युग्मनज बनता है। इसमें 2 जनकों की सहभागिता पाई जाती है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं और दोनों के जनन अंगों में नर और मादा युग्मक बनते हैं। दोनों का संलयन होता है। संलयन होने के बाद उसमें युग्मनज बनता है और युग्मनज से एक नया जीव विकसित होता है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की क्या खास बात है? तो पहला है, इस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतति केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि जनक के एकदम समान होते हैं, इसलिए उत्पन्न संतति को क्लोन भी कहते हैं। मतलब वो अंदर से आनुवंशिक रूप से भी और ऊपर से देखने में भी जो जीव होते हैं जनक जैसे ही उनकी संतति जो उत्पन्न होती है वो जनक जैसी उत्पन्न होती है, इसीलिए उसे क्लोन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जनक से आनुवंशिक पदार्थ बिना किसी हेर फेर बदलाव के संतति में पहुंचता है। मतलब जो आनुवंशिक पदार्थ है जनक के अंदर वो सीधा का सीधा एक कॉपी के रूप में अपनी संतति के अंदर पहुंचता है, उसमें कोई भी फेर बदलाव नहीं होता, उसका डीएनए वैसे ही का वैसा रहता है। इसलिए जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो अपने पैतृक गुण जैसे ही होते हैं संतति के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार की। अलैंगिक जनन, जीव द्विखंडन। सबसे पहला है जीव द्विखंडन। इसमें क्या होता है? समसूत्री कोश का विभाजन द्वारा एक कोश के जीव क्या होता है 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी कोशिका ही एक है। अगर वो 2 कोशिकाओं में बदल गया या बट गया तो क्या हो गया? उसका जनन हो गया। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं, अमीबा और पैरामीशियम में ये पाया जाता है। तो अमीबा में आप देखिए इसका जो केंद्रक है पहले ये विभाजन करेगा 2 भागों में और उसके बाद क्या होता है? इसका जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है और 2 नए अमीबा में बदल जाते हैं। तो एक जनक अमीबा से क्या होता है? 2 संतति अमीबा पैदा हो जाते हैं। इसके बाद पैरामीशियम में देखिए इसके अंदर 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो केंद्रक। तो दोनों केंद्रक क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। विभाजन करने के बाद इनका जो जीव द्रव्य है वो भी क्या कर जाएगा? विभाजन कर जाएगा और विभाजन करने के बाद 2 नए हमको पैरामीशियम प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो जनन है अलैंगिक जनन वो है
कलिकोत्पादन या इसे हम बोलते हैं मुकुलन। तो ये दोनों प्रकार के जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय में भी पाया जाता है और बहुकोशिकीय में भी पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है इस प्रकार के जनन में, तो जो जीव होता है उसके शरीर पर क्या होता है, एक उभार उत्पन्न होता है। वो जो भार होता है धीरे धीरे करके अपने जनक जैसा ही रूप लेना शुरू कर देता है और पूर्ण विकसित होने पर अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है। आप देखिए ईस्ट में ये यहाँ पर उभार उठा, धीरे धीरे करके उभार उठने के बाद इसका जो केंद्र विभाजित हुआ, केंद्र विभाजन करने के बाद नई कोशिका उत्पन्न होने लगी। उसी तरीके से बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में आप देखिए ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें उभार उत्पन्न हो रहा है। उभार उत्पन्न होने के बाद ये रूप लेने लगा है अपने जनक जैसा, और जब पूरा पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये अलग हो जाता है और नई संतति या नया जीव पैदा हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बीजाणु जनन। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो ये निम्न दर्जे के जीवों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अमीबा भी क्या करता है, इसके अंदर अमीबा बीजाणु बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीडोपोडियो स्पोर्स। तो कभी कभी क्या होता है, विषम परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, विषम परिस्थितियों में तो अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर त्रिस्तरीय एक कठोर आवरण बनाता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट, और आवरण बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है जब विषम परिस्थितियां होती हैं। तो अंदर से इसका जो केंद्रक है बार बार विभाजन करता है और कोशिका द्रव्य भी क्या करता है, विभाजन करता है और कई सारे सीडोपोडियो स्पोर्स बना लेता है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होता है, ये जो सिस्ट जो बनी थी, ये पुटी जो होती है फट जाती है और इसके अंदर से सीडोपोडियो स्पोर्स बाहर निकलते हैं और अमीबा के रूप में विकसित होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं चल बीजाणु। ये क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर क्या होते हैं, चल बीजाणु बनते हैं। इसके जो बीजाणु हैं क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। किसकी मदद से, फ्लैजिला की मदद से। तो इसके अंदर जब अलैंगिक जनन पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर, तो कोशिका जो अंदर है विभाजन करती है। विभाजन करने के बाद जो मात्र कोशिका उसे हम कहते हैं जू स्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो बनते हैं वो क्या होते हैं, स्पोरेंजिया, वो स्पोर। और जो स्पोर होते हैं वो चल सकते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है जू स्पोर। उसी प्रकार से पेनिसिलियम, ये कवक है, फफूंद है, फंजाई से अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अंदर भी क्या होते हैं, कोनेडिया बन जाते हैं। तो ये कोनेडिया के द्वारा कोनेडिया विकसित होते हैं और एक नए पेनिसिलियम में बदल जाते हैं, नए जीव में। इसके बाद जेम्यूल, ये पोरीफेरा संघ के जंतु हैं, स्पंज जिन्हें कहते हैं हम। तो ये आपने देखे होंगे डिस्कवरी वगैरह चैनल में अगर आप, तो स्पंज जो होते हैं, तो स्पंज में भी क्या होते हैं, आर्कियोसाइट्स होती हैं, विभाजन करती हैं, विभाजन कर करके जेम्यूल्स बनाती हैं। इन जेम्यूल्स के द्वारा क्या होता है, इनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। चौथा है खंडन और पुनर्जनन। तो इसमें क्या होता है, शरीर क्या होता है, खंडों में फट जाता है और हर एक खंड से क्या होता है, नया जीव उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं तारा मछली में, इसकी जो बाहें हैं जो यहाँ से टूट गई थी, और टूटने के बाद क्या हुआ, जो टूटी हुई बाँह होगी वहाँ से भी और इस वाली बाँह से भी क्या होता है, जीव क्या कर रहा है, अपने शरीर को पूरा कर लेता है। इस प्रकार से इनमें जन्म पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पादपों में। जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं, पुष्पीय पादप, इनमें एक विशेष प्रकार का जन्म पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, जो इनके मुख्य जनन अंग हैं, जैसे कि जो फूल के अंदर पाए जाते हैं पुंवंग और जायांग, उनसे जनन न होकर ये क्या करते हैं, अन्य भागों से, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इससे ये जनन होता है, उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और ये दोनों प्रकार से होता है, प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी पाया जाता है, मनुष्य भी करते हैं इसको। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं ऊपरी भूस्तरी। इसमें हम बोलते हैं रनर। रनर में क्या होता है, जैसा लगता है जैसे कोई इंसान दौड़ रहा हो। तो उसी तरीके से पौधे होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई गई यहाँ पर धूप घास, साइनोडोन, डक्टेलोन। तो इसमें आपने देखा होगा इसके तने हैं, आगे चलते रहते हैं, ज़मीन की सतह से आगे बढ़ते हैं और फिर जहाँ पर उनको मिट्टी मिल जाती है वहाँ पर वो उत्पन्न एक नया पौधा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से ये आगे चलते रहते हैं। दूसरा है प्रकंद।
ये क्या है, ये रूपांतरित तने हैं। तो ज़मीन के अंदर रूपांतरित तना हो जाता है राइजोम। तो ये तना जो है क्षैतिज में बढ़ता है तो इसे बोलते हैं राइजोम, और अगर ये ऊपर की तरफ वर्टिकली बढ़ता है तो इसे बोलते हैं कॉर्म। सकर में क्या होता है, जो सतह पर, ज़मीन की सतह से बिल्कुल सतह के नीचे जो जड़ें होती हैं वो बढ़ती हैं, और जहाँ उनको जगह मिलती हैं ऊपर निकल आती हैं, और उनसे क्या होता है, वो पत्तियाँ निकल आती हैं और एक नए पेड़ का रूप ले लेती हैं। इसके बाद ट्यूबर, जिसे कंद बोलते हैं, आलू में भी यही होता है, हर एक आँख से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। बल्ब की बात कर ली जाए, प्याज में भी आप प्याज लगा देंगे गांठ, उससे क्या होता है, और कई सारे पौधे, नन्हे से पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। ये एक पौधा है रामबाज, जिसे आप अगावे कहते हैं। इसमें क्या होता है, विशेष संरचनाएं तने पर लगती हैं, बुलबिल, जिनके द्वारा इनमें जनन पाया जाता है। ये तने से छुटकर नीचे गिर पड़ती हैं मिट्टी में, और ये नए पेड़ के रूप में विकसित हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लीफ बर्ड्स। इसमें पत्ती के द्वारा होता है। इसमें जो पत्तियां जो होती हैं उनके किनारे होते हैं, इनको हम नोच कहते हैं। इन नोच के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पौधे विकसित होने लगते हैं। ये देखिए आपको इनमें जड़ें भी दिख रही होंगी, और फिर इस पत्ती से टूटकर ये गिर पड़ते हैं और नए पादप के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसके बाद ये जलीय पौधा आपको दिखाया गया, एक कॉर्निया, इसको बाहर से लाया गया था। ये जो ब्रीड है बाहर की है। इसकी सुंदरता और इसके फूलों की सुंदरता के कारण इसको भारत में लाया गया, लेकिन अब ये बहुत ही परेशानी बन बैठी है हमारे लिए, क्योंकि ये पूरे तालाब को ढक लेती है, और इसमें जितने भी जीव नीचे की जो और वनस्पति होती हैं उनको जीने के लिए ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अब हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों में कायिक प्रवर्धन कृत्रिम रूप से किस किस तरीके से कराया जाता है। तो हम, पहला तरीका है कलम लगाना। तो हम क्या करते हैं, कलम भी लगाते हैं। जैसे कि आपने गुलाब में देखा होगा, आप इसकी टहनी को काट दीजिए और उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है, और वो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। दूसरा है रोपड़ लगाना। रोपड़ लगाने में क्या होता है, एक हम ऐसा पौधा लेते हैं जिसके अंदर फल नहीं आते हैं या फूल नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका निचला भाग ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉक। और दूसरा पौधा हम ऐसा लेते हैं जिसके अंदर भरपूर फल आते हैं या फिर फूल आते हैं। तो ऐसे पौधे को हम चुनते हैं और उसकी एक टहनी काट कर क्या करते हैं, इसके स्टॉक के ऊपर लगा देते हैं। तो जो ऊपर का जो भाग है दूसरे पौधे का, उसको हम बोलते हैं सेयोन, और जिसमें फल या फूल नहीं आ रहे थे, जिसका निचला भाग हम लेते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टॉक और सेयोन को तिरछा काट कर आपस में जोड़ देते हैं, जिसे हम ग्राफ्ट यूनियन कहते हैं। और इसको बांध दिया जाता है मोम लगाकर या पन्नी लगाकर, पोषक पदार्थों को लगाकर, जिससे कि आपस में जुड़ जाते हैं, और एक हमको मनचाहा फल देने वाला या फूल देने वाला पौधा हमको प्राप्त हो जाता है, जैसे कि आम और अमरूद में किया जाता है। इसके बाद आता है दाव लगाना। कुछ पौधे की टहनियाँ जो होती हैं वो लचीली होती हैं, जब वो नीचे तक आती हैं तो उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में दबाने पर क्या होता है, उसके अंदर जड़ें निकल कर आ जाती हैं। जब जड़ें आ जाती हैं तो फिर उसको वहाँ से काट दिया जाता है और वो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, जैसा कि सेब और नाशपाती और चमेली में किया जाता है, अंगूर में भी। उसके बाद हम बात करेंगे गूटी बांधना। कोई भी टहनी होती है, उसकी टहनी को क्या करते हैं, थोड़ा सा छील देते हैं। छीलने के बाद उसकी बाहरी परत को, और उसमें क्या होते हैं, पोषक पदार्थों को लगाकर, पॉलीथीन या वैक्स लगाकर उसको बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, इसके अंदर जो होता है जड़ें निकल के आ जाती हैं, और हम इसको काट कर अलग दूसरी मिट्टी में उसको रोपण कर देते हैं, जिससे कि ये पौधा विकसित हो जाता है। ये सबसे एडवांस टेक्निक है, इसे बोलते हैं ऊतक संवर्धन। तो क्या करते हैं, हम किसी भी पौधे के, हम क्या करते हैं, ऊतक ले लेते हैं, उससे कुछ ऊतक ले लिए और उनको कृत्रिम माध्यम, अगार और उसमें पोषक पदार्थ डालकर उसको बड़ा करते हैं। उस ऊतक को, जब ऊतक बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है ऊतक, तो उसे हम बोलते हैं कैलस। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया, पत्ती से ऊतक लिया, ऊतक से अब इसको जो है कैलस में रूप में आ गया है। जब ये कैलस बन जाता है, कैलस बनने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर हार्मोन्स डाल देते हैं, जिससे कि हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर जड़ और तना निकल कर
आ जाता है और जड़ और तना निकलने के बाद उस पौधे को लेकर हम मिट्टी में पहुंचा देते हैं, जिससे कि वो अपने प्राकृतिक ढंग से आगे बढ़ता है। तो ऊतक संवर्धन क्या है? ऊतक को बड़ा करना, उसकी वृद्धि करना कृत्रिम माध्यम में क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन के बाद जब उसमें हार्मोन्स के द्वारा जड़ें और तने को विकसित किया जाता है इसे, और उससे जो नए पौधे बनते हैं इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, जैसा कि किया जाता है केले के पौधे में। तो बच्चों, मिलते हैं आगे के नए लेक्चर में। धन्यवाद।